मेरा टॉपिक है स्पष्ट निर्देश देना। तो स्पष्ट निर्देश देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, उससे पहले मुझे एक हेल्पर की आवश्यकता है। तो बेटी सर आप आ जाएंगे। और एक हो जाओ सर आ जाओ। मैं एक चित्र आपको बताऊंगी, आपको इशारे में इनको बताना और ये ड्रॉ करना, दिखाना नहीं है। वो देखा प्रिंट है नहीं कुछ नहीं छोटा बच्चा भी बना लेता है वैसे ही बनेगा। हाँ सर आप बताइए। बोलना नहीं है, बोलना नहीं, इशारा, केवल इशारा, बोलना नहीं है। आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं इनको? मैं मतलब मेरे आप कैसे कर नाच की बता सकते हैं। चलेगा कैसे? ज़्यादा वेटेड हो गया। तो यहाँ हमें निर्देश देना थे और सर ने निर्देश सुने और उनको समझ करके यहाँ पर चित्र बनाया और वास्तव में चित्र ये था। टोपी थोड़ी दूर देखिए। हिंदी मैडम का काम चित्र से ही शुरू होता है। तो ये चित्र था। अब यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं वो बर्थडे वाली टोपी थी। तो यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि हम जो निर्देश देते हैं वो हमारे बच्चों तक सही तरीके से पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम जो निर्देश दे रहे हैं बच्चों ने कितना समझा और उन तक अगर स्पष्ट निर्देश नहीं पहुँचेंगे तो उसका भारत माता की जय बुलवाओ। पालन नहीं करेंगे तो हमारा पाठ सफल नहीं होगा और हमारा पढ़ाना सफल नहीं होगा। तो बच्चों तक सही निर्देश पहुँचे ये समझाने के लिए मैं एक और एक्टिविटी करना चाहती हूँ, है ना। तो उस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे कितना जरूरी है कि सही निर्देश दें। तो इसके लिए मैं आपकी मदद चाहूँगी गुंजन मैडम और मधुरिया सर आपकी भी। और एक मुहावरा बताऊंगी और आपको ऐड करके बताना है कैसे करते हैं उसको और उसको पहचानना है। हाँ नहीं मैं अब आप डिसाइड करिए, आप ऐड कर लीजिए। तो आपको बताऊंगी मैं फिर पहचानना तो है ना, तो आप मुझे बताओगे।
क्या बोला? हाँ मैम, ये समझ में नहीं आया। पीछे कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैडम, समझ में नहीं आया क्या बताया। हाँ, बातें कर रहे हैं पीछे के बच्चे। नाक कटना, मुहावरा नाक कटना है। अब कुछ शैतान बच्चे ऐसे होते हैं। अब तीसरा आवाज आई है, आशा मैडम आप बताइए। हाँ भाई मुहावरे पर ही राधा मैंने पढ़ी ना, ना आया मतलब अधिकतर है ना, 90%। आपको बुलाया गया। नाक कटवा दिए तुम्हारा दिया नहीं ना, नाक काटना। बंटी का रेप करेंगे देखो। बंटी का कैक करो। हाँ आप पहचानिए। कान का कच्चा होना, नहीं, कान में जुड़ा रहेगा। कान में मैं बताऊं? कान में तेल कान में तेल डालना। कोई भी बता सकता है क्या? ज्योति मैडम आप आ जाइए। आप माया मैडम आप भी आ जाइए। मुझे दिखा दो, मैं नहीं दिखूंगी, नहीं कोई से ग्रुप बना के बैठे हैं पीछे। इस साइड माया मैम। खाने के और दिखाने के और। खाने की और दिखाने की ओर। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि अगर हम निर्देश स्पष्ट नहीं देंगे तो बच्चे समझेंगे नहीं। तो स्पष्ट निर्देश देने के लिए हमें कार्य को कैसे करना है मैम यूज अटेंशन ग्रैबर। तो सबसे अगर पहले आप मेरी बात होता क्या सुने है? तो अपना अपना हाथ सिर पे रख लें। नहीं सुन रहे मतलब। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी आंखों को छुएं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने सर को छुएं। अब सुनिए। हाँ अब तो सुनिए। स्पष्ट निर्देश देना होता क्या है? स्पष्ट निर्देश देना कि क्या करना है, क्या कार्य करना है, कैसे करना है और कितने समय में करना है। तो जब हम जाते हैं कक्षा में तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें आज क्या करना है और उसको किस तरीके से करना है और कितने समय में करना है। कितना समय तो हमारा निर्धारित रहता है 45 मिनट। तो उसमें भी हमें कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से चैप्टर समझाने, कौन से टॉपिक समझाने, उसके लिए भी हमें कितना समय देना है बच्चों को। कितने समय में हम समझाएंगे, कितने समय में हम बच्चों को निर्देश दे करके उनसे कार्य करवाएंगे या प्रश्नों का उत्तर लिखवाएंगे या फिर कोई गतिविधि करवाते हैं तो उसका उत्तर लिखवाएंगे। अब ये कैसे करना है ये भी हमें निश्चित होना चाहिए कि हम उसके लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं और कितने समय में करना है ये मालूम होना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों को जो भी हमें सिखाना है वो सही तरीके से सिखा पाएंगे। ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो सफलता, क्लास हमारी सफल हो, बच्चों ने सीखा ये सफल हो और बच्चों ने कितना सीखा ये भी हम पता कर पाएँ कि हमारी समझाने में कहाँ कमी रह गई है और बच्चों ने सटीकता पूर्वक से ध्यानपूर्वक सुना या नहीं सुना ये भी हमें पता हो। हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसके चरण अगर हमने पूरे किए हैं तो फिर हमें पता होगा कि बच्चों ने सुना है या नहीं सुना है। फिर बच्चे कितना करने में सक्षम हैं ये हमें पता चल जाता है। व्यवधान और गलतफहमी, अगर हम निर्देश देते हैं और उसको कंफर्म कर लेते हैं बच्चों से मैंने क्या कहा तो बच्चे उसका जवाब देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई बच्चों ने सुन लिया है और मेरी बात समझ ली है, वो सही काम करेंगे। पता पड़ा मैंने बच्चों से कानपुर जाने के लिए कहा और बच्चे पहुंच गए नागपुर, क्योंकि ये सुनने में गलतफहमी हो गई। अब इसके बाद में फिर गलती होने की संभावना कम रहती है। फिर ये स्पष्ट निर्देश देना कब किया जाना चाहिए? तो स्पष्ट निर्देश हम कक्षा
की गतिविधियों में कर सकते हैं और बच्चों को अटेंडेंस के समय भी कर सकते हैं। कई बार हमें जानकारी बनानी रहती है कोई, तो बच्चों को हम निर्देश देते हैं, बच्चे हमें जानकारी ला करके देते हैं, तो बच्चों को अगर हम सही जानकारी नहीं देंगे तो बच्चे ला करके भी नहीं देंगे सही। फिर हम कोई गतिविधि करा रहे हैं तो उस समय भी हम निर्देश दे सकते हैं। खेल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो हम उनको ये निर्देश दे सकते हैं। फिर ये उत्तरदायित्व किसका है? ये उत्तरदायित्व कक्षा शिक्षक का है और विषय शिक्षक दोनों का ही है। कक्षा शिक्षक भी जब पढ़ाता है तो बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो बच्चे सीखते हैं, और विषय शिक्षक तो दोनों ही को पढ़ाना जरूरी है और दोनों ही के लिए स्पष्ट निर्देश देना जरूरी है। फिर इसके बाद में है कि ये किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो निर्देश देने के लिए सबसे पहले हम निर्देश देते हैं तो हमने अपना जो भी निर्देश दिया, जो भी बात हमें कहनी है तो वो हम उनको साफ साफ बताएंगे। फिर उसके बाद में अटेंशन ग्रैबर के रूप में CFU, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हम चेक करेंगे कि बच्चों ने सुना या नहीं सुना। मैंने आपको निर्देश दिया, आपसे पूछा कि आपने क्या सुना, क्या कहा मैंने। हम लोग अक्सर पूछते हैं बच्चों से कि मैंने क्या कहा, तो फिर क्या होता है, बच्चे जवाब देते हैं आपने ये कहा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि बच्चों ने सही सुना या नहीं सुना। जो हम निर्देश देते हैं उनको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, जिससे कि हड़बड़ाहट में बच्चे गलत ना सुन लें, और उसको धीरे धीरे बताएं जिससे कि कई बच्चे एकदम से समझ नहीं पाते हैं तो वो समझ जाएं। अब इसके बाद में है योजना बनाएं और तैयारी करें। हम जब क्लास में जाते हैं तो अपनी पूर्व योजना बना करके जाते हैं कि हमें क्या करना है आज, तो उस चीज़ को हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे ये हमारी पूर्व में रूपरेखा हम बना करके चलते हैं। फिर है उद्देश्य। अब हमारा आज का उद्देश्य क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कितनी समय सीमा में करवाना है, उसके लिए आवश्यक सामग्री भी जुटा कर रखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आई और मुझे पता था कि मुझे ये एक्टिविटी कराना है, तो मैं पहले से चित्र बना करके मैंने तैयार रखा और वो एक्टिविटी करवाई। उसी तरह से बच्चे, अब हम जब स्पष्ट निर्देश दे लिए हमने और फिर उसके बाद में उनसे चेक भी कर लिया, तो अब समझ में आ गया। अगर बच्चे भ्रमित हो रहे हैं तो उनको हम बताएंगे कि ये नहीं थी। अब इसके बाद में किए जाने वाले कार्य को हम छोटे छोटे चरणों में बांट लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हमें आज शैक्षणिक संवाद करना था तो हमने अपने टॉपिक्स को कई भागों में बांट लिया। कुछ नीलम मैडम ने किया, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ गुंजन मैडम कर रही हैं, कुछ सर कर रहे हैं, कुछ मैडम कर रही हैं। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे चरण में अपना जो टॉपिक है वो बांट लिया। फिर उसके बाद में है कि हम चरण वाइज को कैसे करें। तो ये है कि हम अपनी योजना बनाएं। सबसे पहले योजना बनाई, फिर किए जाने वाले कार्य को छोटे छोटे रूप में हम लिख ले पहले से, जिससे कि जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें कोई भी एक चीज छूट ना जाए। फिर इसके बाद में है कि सहपाठी कैसे करवाना है हमें। तो कई बार हम समूह से करवाते हैं काम, तो समूह में सीखते हैं बच्चे, और कुछ व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों को सिखाते हैं, कुछ हम जोड़े बना करके सिखाते हैं। तो हम समूह बनवा लें, या फिर ग्रुप में पूछ रहे हैं तो उस तरह से उनके ग्रुप बांट लें, या फिर सबको बता रहे हैं तो उस तरह से हम कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में अगर हम कर रहे हैं। और उसके लिए हाथ के इशारे से भी हम बताते हैं। कई बार जैसे कि हम क्लास में जाते हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं, ये सभी लोग अपनाते हैं ये टेक्निक कि जा करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे खड़े हो गए और देखा, बस केवल देखना है, कहना कुछ नहीं है, और उतने में ही बच्चे सुन करके क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये सभी लोग करते हैं। तो इस तरह से इशारे से भी हम करते हैं। कोई निर्देश हमें देना है तो हम, अगर मान लीजिए हमें आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, इस तरह से हम हाथ से भी निर्देश देते हैं। और फिर इसके बाद में बैठने के लिए भी इशारे से कहते हैं कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो इस तरह से हाथ अपने इशारों से भी बताते हैं।
बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो अटेंशन ग्रैबर भी हम उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने सर को छुएं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने कान को छुएं। इस तरह से हम अटेंशन ग्रैबर का उपयोग कर सकते हैं। बीच बीच में रुकना भी है। जैसे हमने ग्रुप बनाने के लिए बच्चों से कह दिया, अब ग्रुप बनाने के लिए कह दिया तो ग्रुप बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो उतना समय हमें बच्चों को देना है। फिर इसके बाद में है चित्र, हाव भाव और संकेत, इनसे भी हम समझा सकते हैं। और जो स्पष्ट मूर्त उदाहरण देना है, हमें ऐसे उदाहरण देना है जो बच्चों से ही संबंधित हो, बच्चों की समझ के हिसाब से हो। जैसे कि अगर कोई भी उदाहरण है तो वो बच्चों के लेवल का हो। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें अगर हम 6वीं क्लास का उदाहरण देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। समय सीमा बच्चों को पता होनी चाहिए कि हम कितने समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जैसे जितना लंबा प्रश्न दिया है उस हिसाब से, जितने प्रश्न दिए हैं उस हिसाब से उनको समय सीमा दे दीजिए कि आपका 5 मिनट में आपको ये करना है या 10 मिनट में आपको ये करना है। उसके हिसाब से उनको समय सीमा बता दें, जिससे कि वो समय के अनुसार कर तो सभी लेते हैं लेकिन समय के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। चौथे चरण में निर्देश देने के बाद में समझ की जांच कर लें कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जा करके एक राउंड लगा करके देख लें। फिर उसके बाद में जो बच्चा नहीं कर रहा है, अगर उसे मदद की ज़रूरत है तो वो मदद भी जा करके कर दें। और इसके बाद में जो अगर कोई सामग्री भी वितरित करनी है कि उनको पेपर देना है या कोई पेज देना है तो वो उनको हम दे दें। और निगरानी करने में किसी को अगर मदद की आवश्यकता है तो वो मदद भी हम कर दें। और इसके बाद में कक्षा में जब कार्य पूरा हो जाए तो उसको इकट्ठा करने के, या तो बच्चों को भी हम निर्देश देते हैं कि आप इकट्ठा कर लें या कॉपी जमा कर लें और या आप स्वयं कर लें। इस प्रकार से हम स्पष्ट निर्देश देंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे और हमारा पढ़ाया